डॉक्यूमेंट्स था वो क्लिनिकल ट्रायल्स लिखा हुआ था। अब क्लिनिकल ट्रायल्स का हिंदी जो है नैदानिक परीक्षण होता है, आप दवा परीक्षण बोले, नैदानिक परीक्षण बोले, लेकिन उसका हिंदी में जो कंसेंट फॉर्म है या जो डॉक्यूमेंट्स थी उसमें अनुसंधान लिखा हुआ था। तो रिसर्च आप समझेंगे तो पेशेंट्स को तो होगा। तो उसके देखने के बाद हमें लगा कि ये मामला सिर्फ इंदौर का नहीं है, कुछ मामला है, कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाली। फिर हम लोगों ने कुछ खबरों के आधार पे कंप्लेन की सरकार को, और 2010 से लेके 2011-12 तक तो हम लोग कंप्लेन कई सारे किए। कई सारे जो एमएलएज हैं, पारस अखलेचा जैसे लोग, उन्होंने क्वेश्चंस भी लगाए विधानसभा में, कई सारे डॉक्यूमेंट्स निकाली गई, और उसी के बाद से ये पूरा शुरू हुआ। हम लोग को 1.5-2 साल की लड़ाई के बाद ये लगा कि राज्य सरकार का और ये मामला नहीं है, मामला कुछ बड़ा है। उसके पहले हमने जिन लोगों से बात किया था, हमें लगा था, और उसी समय में आपको ज्ञात होगा कि एचपीवी वैक्सीन की ट्रायल्स गुजरात और आंध्र प्रदेश में भद्राचलम डिस्ट्रिक्ट और उसमें हुई थी, और जिसमें ये निकल के आया था कि 14,000 लड़कियों पे ट्रायल्स किया गया था बिना उनके कंसेंट के, उनके पेरेंट्स के, हॉस्टल के वार्डन ने कंसेंट दिया था, जिसमें कि 7 तक जो उसकी डेथ्स भी हुई थी, एडवर्स रिएक्शंस भी हुए थे बड़े पैमाने पे। तो ये खबरें भी उस समय चली थी। तो इसको लेके ही हमने देखा कि ये पूरा मामला जो था ये टेक्स्ट बुक में था, ये मेडिकल के टेक्स्ट बुक में या जो सो कॉल्ड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स है उनके रिसर्च में चलता था, बट पब्लिक डोमेन में नहीं था। और आप देखेंगे कि तब हम लोगों को लगा कि पब्लिक को तो पता होना चाहिए जिनके साथ हो। और उसके बाद हम लोग कुछ सब्जेक्ट से मिले। इंदौर के एक सब्जेक्ट थे श्री कृष्ण गहलोत, जिनकी डेथ हो गई, जो टेलर मास्टर थे, उनके ऊपर हुआ था। उनका लड़का ऑटो ड्राइवर था। हम उनके घर के से मिलने, और हमें ये लगा कि यार उन्होंने मुंह से गाली दिया कि इन्होंने जो है बोले जा तू घर में मर जा, ऐसा शब्द डॉक्टर ने यूज किए। उसके उनको इस बात का दुख था। तो हमें लगा कि हमने उनको आश्वासन दिया कि आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। तो ये कमिटमेंट श्री कृष्ण गहलोत जी की, उनकी मौत हो गई उस समय में हमने ये लिया था कि हम करेंगे, और उसी समय में हमने ये किताब एक निकाली थी, दर्शकों के लिए हम बताऊं, ये ट्रायल ये उपनिवेशवाद का एक नया अस्त्र, ये हमने किताब निकाला, और ये लार्जर ऑडियंस को दिखाने के लिए कि किस तरीके से जो है ये इंसान जो है चूहा बन रहा है जानवरों के लिए। और गिनी पिग वर्ड यूज किया था, ये पार्लियामेंट्री कमेटी ने वर्ड यूज किया। तो वहां से ये मामला शुरू किया, फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। जी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अच्छे तरीके से आपने समझाया कि ये कॉज बेसिकली जो रीजन है, ये क्यों आपने ये मुद्दा लिया। थोड़ा सा अमूल्य जी, ये इसका जो बैकग्राउंड है थोड़ा अगर आप बताना चाहेंगे हमको कि इंडिया एज अ कंट्री, हम थर्ड कंट्री में गिने जाते हैं, हम लोग विकासशील देश हैं उसकी श्रेणी में आते हैं। तो ये जो जितने भी अप्रूवल्स होते हैं, चाहे आप जो मेडिकल पैरामीटर्स अगर आप ले लें, हाइपरटेंशन के पैरामीटर्स ले लें, डायबिटीज़ के पैरामीटर्स ले लें, या किसी भी ये जो क्रॉनिक इलनेस या डिजीज़ के पैरामीटर ले लें, उस पर फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो ये ट्रायल्स में जो पैसा ये लोग लगाते हैं, और इनका लगाने का जो ऑब्जेक्टिव एक उद्देश्य होता है कि आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा पैसा उससे कमा सकें, जब तक कि वो पेटेंटेड फॉर्म में वो ड्रग होती है। तो क्या इंटरनेशनल लेवल पे इसका क्या ओवरऑल पैराडाइम है, या किस तरीके से ये देखा जाता है भारत के परिप्रेक्ष्य में, ये किस तरीके से कितना विस्तार पूर्वक है, और इसको बेसिकली अभी हम बात करेंगे और ज़्यादा कि इसको नियंत्रित करने के लिए क्या जो हमारे यहाँ जो कमिटीज़ हैं, जो ड्रग कंट्रोलर जो कमिटीज़ हैं, जो और भी जो मेडिकल से रिलेटेड जो कमिटीज़ हैं, उनका क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होना चाहिए। तो थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए थोड़ी सी देर के लिए कि भारत और विश्व का परिदृश्य इस पर बारे में क्या है। देखिए, जो पूरा मामला ये पूरा था, इंडिया में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का 1945 में रूल्स बना, 2005 में, और तब से ये ड्रग था इंडिया में। 2005 तक फेज लैग था कि कोई मॉलिक्यूल अगर समझिए फेज 1 कहीं हो गया, उसकी फाइंडिंग्स आएगी तो इंडिया में फेज 1, या फेज 2 किसी कंट्री में हो गया, अगर समझिए किसी कंट्री ने, फाइजर कंपनी है यूएस में, उसने कोई मॉलिक्यूल डेवलप किया और उसका टेस्टिंग फेज 1 फेज 2 कर दिया, तो फेज 2 के रिजल्ट आने के बाद इंडिया में उस पर ट्रायल्स होती थी, उसके रिजल्ट आने के बाद। दैट इज कॉल्ड फेज लैग। 2005 में जब सरकार बहुत सारे प्रोग्रेसिव लॉ ला रही थी, राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ ला रही थी, नरेगा ला रहा था, सब ला रहे थे, उसी समय में सरकार ने शेड्यूल वाई जो है, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक, उसका अमेंडमेंट कर, और अमेंडमेंट में एक ही अमेंडमेंट किया जो हमारी मूल लड़ाई चल रही है कि फेज लैग वाज रिमूव्ड। तो जैसे फेज लैग रिमूव्ड हुआ, इंडिया में कंकरेंट ट्रायल्स शुरू हो गए। तो जितनी बड़ी फार्मा कंपनी, 2-2.5 हजार करोड़ का पूरा ये मार्केट था उस समय में, और वो क्या हुआ कि उन्होंने सारा फेज लैग रिमूव करके इंडिया में उन्होंने ट्रायल शुरू कर दी बड़े पैमाने पे,
क्योंकि जो इम्पोर्टेंट बात ये है, देखिए जब ट्रायल्स करना है, ट्रायल्स मीन्स व्हाट यू आर गिविंग योर बॉडी, इंटायर बॉडी। अभी ये सिर्फ ऑर्गन की बात नहीं है, आप अपनी बॉडी सौंप रहे हो किसी डॉक्टर्स को। जब पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है तो सब्जेक्ट बन जाता है, डॉक्टर्स जो हैं वो रिसर्चर बदल जाते हैं, तो राइट्स बदल जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल जाती है। लेकिन पेशेंट तो समझता है वही डॉक्टर साहब हैं, हमसे कोई साइन करा लिया। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि अरे आपको अमेरिका की दवाई आ रही है, आपको हम देंगे, कोई कैंसर पेशेंट है उसको आप ये बोलेंगे। तो होता ये था कि जो शेड्यूल वाई अमेंडमेंट हुआ तो उसमें 5 चीजें हुई। पहली बात हुआ कि एथिक्स कमेटी, कि एथिक्स कमेटी होगा, एथिक्स कमेटी को अप्रूव होगा, इंस्टीट्यूशन में होगा और वो काम करेगा। दूसरा था कि कंसेंट, आपको पेशेंट का, सब्जेक्ट का कंसेंट लेना पड़ेगा। तीसरा था कि देन यू हैव टू प्रोवाइड ए कंपनसेशन। Then fourth was there should be a drug controller office DCGI, जिनका काम था कि क्लिनिकल ट्रायल अप्रूव करेंगे। और पांचवा था कि इंस्टीट्यूशन, कि किस इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है। समझिए कि अगर एमजीएम मेडिकल कॉलेज में हो रहा है तो वो ट्रायल एमजीएम मेडिकल कॉलेज का साइन होना चाहिए और उसमें एक क्लिनिकल ट्रायल एग्रीमेंट होती है। So the agreement between the Pfizer फार्मा कंपनी और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो फार्मा कंपनी बनाती है उनके बीच में और इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। तो ये एक रूल था और उसमें डॉक्टर्स जो हैं, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उनका उसमें सारा प्रोटोकॉल पैसा उसका सब दिया जाता था। तो ये तो नियम बन गया। लेकिन हुआ ये कि 2005 से लेकर 2010 तक, 10-11 तक, 12 तक मैं बोलूंगा, इंडिया में बहुत सारे ट्रायल्स हुए जिसमें एथिक्स कमेटी फेक बन गई, फेक एथिक्स कमेटी। समझिए कि इंदौर में क्लिनिकल ट्रायल अप्रूव हो रहा है, नैतिक एथिक्स कमेटी अहमदाबाद में है, 7 मेंबर का पता नहीं, उनका एड्रेस पता नहीं, फर्जी बन गया। 7 आदमी कोई भी बन गया, उन्होंने करा। लॉ क्या बोलता है, एथिक्स कमेटी बनाना, उन्होंने बना। कंसेंट 15 पेज का इंग्लिश का कंसेंट फॉर्म है, हिंदी में 1 पेज का कंसेंट। आपने बोल दिया ओके मैं सहमत हूँ, मेरा कोई डाटा नहीं दिया जाएगा, एवरीथिंग इज कॉन्फिडेंशियल। तीसरा क्या था, कंपनसेशन, देयर वाज नो लॉ फॉर कंपनसेशन टिल 2012। 30 जनवरी 2013 तक इंडिया में कंपनसेशन का लॉ ही सरकार ने नहीं बनाई, जब क्लिनिकल ट्रायल फेज लाइक रिमूव किया। आप सोचिए 2005 से 2012 तक जिनकी डेथ हुई है उनका भी वही डिस्कशन कोर्ट में मैटर चल रहा है। चौथी बात थी कि ड्रग कंट्रोलर पूरी तरीके से करप्शन में इन्वॉल्व थे। और पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनी, पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट में आया कि देयर इज अ नेक्सस बिटवीन द फार्मा कंपनी, डॉक्टर्स and a drug controller and they are doing this entire clinical trial rackets. So ये स्थिति थी। फिर आप अगर देखेंगे जो एग्रीमेंट्स होता था तो क्लिनिकल ट्रायल एग्रीमेंट होता था कि डॉक्टर्स के बीच में और फार्मा कंपनी के हो गई। अगर एथिक्स कमेटी एग्रीमेंट हो रहा है इंस्टीट्यूशन के बीच में तो डीन साइन कर रहे हैं, लेकिन पैसा जा रहा है इन्वेस्टिगेटर के पास। तो हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे वो एज ए डेस्टिनेशन यूज हो रहे हैं, उनकी इक्विपमेंट्स यूज हो रही है, लेकिन पैसा जा रहा है डॉक्टर्स को। तो ये हमने कई जगह ये सारे प्रोसेस को इंस्टीट्यूशनलाइज किया और इन सारे को लेके हम फिर 2012 में हम सुप्रीम कोर्ट गए। और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद हमने पूरे एक एक चीज पे हमने 3 एस्पेक्ट पे काम किया। एक तो हमने काम किया कि भाई पहले तो ये लॉ बना, तो सुप्रीम कोर्ट में झगड़ा करने के बाद लॉ बना 30 जनवरी 2013 को कंपनसेशन। अब जो 2005 से 2013 तक 12 तक जो डेथ हुई एंड ये पूरा चीज कॉन्फिडेंशियल चल रहा था। 2009 में पहली बार WHO के रिकमेंडेशन पे क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया बनाया गया। वेबसाइट बनाएगी कि कोई भी क्लिनिकल ट्रायल होगा यू कैन सी कि कौन कर रहा है। यहाँ तो पता ही नहीं कौन डॉक्टर कर रहा है, क्योंकि डेथ होती थी जब पेशेंट की तो उस समय सारा उसके सबूत हटा दिए जाते हैं। ओहो। और कोई एवरीथिंग हुआ। आज सिर्फ 2022 डेथ हुई, राज्यसभा क्वेश्चन लगी थी, इसमें 22 डेथ बताया गया तो 2005 से 2012 तक। तो हमारे पास चैलेंज ये था कि इंफॉर्मेशन निकालें, हमारे पास चैलेंज था कि ये सारे लॉ चेंज करवाएं, ग्राउंड लेवल पे लोगों को रोके और ये सारे रैकेट को एक्सपोज करें। तो हमने कोर्ट के थ्रू 2013 से जो हमने किया, एथिक्स कमेटी को हमने बोला कि इंस्टीट्यूशनलाइज एथिक्स कमेटी किया जाए और रजिस्ट्रेशन ऑफ एथिक्स कमेटी कंपलसरी किया जाए। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, स्वास्थ्य अधिकार मंच के पिटीशन के बाद इंस्टीट्यूशनलाइज एथिक्स कमेटी बनी है। 3 साल के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन आपकी कैंसिल। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, 5 लोग एथिक्स कमेटी बना ली, एक डॉक्टर दूसरे का अप्रूव कर रहा है, वो कमरे से बाहर जा रहा है, दूसरे का दे रहा है। फिर हमने कंसेंट को बोला कि भाई कंसेंट जो है, जो पढ़े लिखे पेशेंट नहीं है, अनपढ़ है, वो तो पढ़ ही नहीं सकते। तो वीडियो रिकॉर्डिंग कंपलसरी की गई सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन पे। वीडियो रिकॉर्डिंग और 5 साल तक आपको प्रिजर्व करना है। और लोकल लैंग्वेज में, अगर मलयालम, तेलुगु, जो भी लैंग्वेज में जो जानता है उसमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा, पूरा कंसेंट फॉर्म ट्रांसलेशन। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हुए। DCGI चूंकि इन्वॉल्व थे तो DCGI के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस डेवलप कर दी, एपेक्स कमेटी बना दिया। DCGI के रोल को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया और
बोला कि सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो पूरे क्लिनिकल ट्रायल को देगी। और उसके बाद ये हुआ कि क्लिनिकल ट्रायल को एक एपेक्स कमेटी बनाई गई, 3 टायर कमेटी बनाई गई मॉनिटरिंग के लिए, सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशंस पे हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा एपेक्स कमेटी विल बी हेडेड बाय द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। फिर उसके अंदर टेक्निकल कमेटी बनाई, फिर उसके अंदर जो है डिफरेंट एडवाइजरी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी बनाई। तो 3 लेयर बनाए गए कि कोई भी ट्रायल पहले सब्जेक्ट के पास जाएगा, फिर टेक्निकल के पास जाएगा, फिर एथिक्स कमेटी के पास जाएगा, ड्रग कंट्रोलर उसके अंडर होंगे। तो ये लेवल बनाई गई। फिर इतना मामला बड़ा था, इतनी डेथ हुई थी, लगभग 3 से 4,000 5,000 डेथ हुई थी, 20,000 लगभग लोगों में। अगर आप देखेंगे तो 2005 से 2012 तक अगर नंबर ऑफ एसएईज जो सब्जेक्ट सीरियस एडवर्स हुए थे, 2017 तक का अगर डाटा देखेंगे तो 2012 तक का डाटा देख लीजिए तो 13,198 लोगों का सीरियस एडवर्स रिएक्शन हुआ। 2005 से 12 का एक पहला मामला। फिर हमने 5 साल बाद किया तो अभी 20,000 हो गया। अभी 25,000 लोगों पे एडवर्स रिएक्शन हुआ, मोर देन 25। डेथ का अगर आप डाटा देखेंगे तो 2005 से लेके 2017 तक अगर डेथ का डाटा देखेंगे तो डेथ में भी वैसे डाटा निकले कि कितने लोगों को मिला। तो टोटल डेथ करीब अभी 2005 से 2017 तक 5,000 लोगों के से ऊपर अधिक लोगों की डेथ हो चुकी है ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल्स। अब उसको एस्टैब्लिश करने का प्रोसेस वो बोलते हैं कि ड्यू टू क्लिनिकल ट्रायल कितने हुआ। सो देयर इज नो प्रोसेस हाउ यू एस्टैब्लिश। सो ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल जितनी डेथ हुई है 5,000 लोगों पे ही कंपनसेशन मात्र 205 लोगों को। तो ये एक फेज है और 2005 के बाद से ये डेथ अभी लगभग और 2000 डेथ्स बढ़ गई हैं, तो 6-7,000 अभी डेथ हो गई। तो ये पूरा मामला था और इसको लेके फिर रूल बना और फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्लिनिकल ट्रायल को हिंदुस्तान में रोक दिया जनवरी 2003 में, 3 जनवरी 2013 और बोला कि नो क्लिनिकल ट्रायल इन इंडिया। बिकॉज हमने ये कोर्ट में आर्ग्यू किया कि ये क्लिनिकल ट्रायल सिर्फ मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज के मुनाफे के लिए हो रही है। दे आर यूजिंग इंडिया एज ए गिनी पिग्स। ग्लोबल कंपनी है, आप सोचिए फाइजर कंपनी या कोई नोवार्टिस कंपनी, ग्लेनमार्क कंपनी ले लीजिए, वो हैं रजिस्टर्ड हैं यूएस में, स्विट्जरलैंड में, कहीं पे हैं। वो अगर मॉलिक्यूल डेवलप करते हैं तो वो मॉलिक्यूल उस कंट्री में डेवलप होता है। वो मॉलिक्यूल डेवलप करने के बाद वहां की एफडीए परमिशन देती है, इंडिया के डीसीजीआई में आते हैं। यहाँ आपको सब्जेक्ट चाहिए इसलिए आप यहाँ आते हैं। सब्जेक्ट को 100 रुपया देते हो, आपको कोई खर्चा नहीं देते हो। उनका आपने कंपनसेशन का लॉ ही नहीं था, 2013 में कंपनसेशन का लॉ बना, आपको पैसा भी नहीं देना है। 50,000 40,000 मुआवजा दिया था, 70,000 रुपया मुआवजा कुछ लोगों को दे दिया। और उसके बाद जब ट्रायल खत्म होती है पूरे डाटा को लेके आप वापस अपने कंट्री में जाते हैं और वहाँ ट्रायल रजिस्टर करते हैं। ड्रग्स डेवलप होती है, डिस्कवर्ड एंड डेवलप ड्रग। जब ड्रग डेवलप होगी, उस ड्रग से जो मुनाफा होगा उसका टैक्स किसको जाएगा? उसका टैक्स तो उस कंट्री को जाएगा। तो इंडिया को क्या फायदा होगा? इंडिया तो यूज किया गया। इंडिया में 2005 के पहले मात्र 7 ड्रग्स डेवलप एंड डिस्कवर्ड हुए थे, लेकिन पहले डेथ नहीं हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट में एक पैरामीटर दिया कि नो फर्दर क्लिनिकल ट्रायल्स इन दिस कंट्री, हॉल्ट करवाया हम लोगों ने। और सुप्रीम कोर्ट ने 3 पैरामीटर्स दिए, रिस्क बेनिफिट एनालिसिस जाएगा, अनमेट मेडिकल नीड ऑफ द कंट्री। इंडिया में कालाजार ज्यादा है तो आप कालाजार पे ट्रीटमेंट करो ना। आप ऐसे पे न्यूरोलॉजिकल डिजीज पे कर रहे हो जो इंडिया में कम है, यूएस में ज्यादा है, उनकी ट्रायल आप कर रहे हो इंडिया में। आप इंडिया में टीबी पे क्लिनिकल ट्रायल करिए। तो दूसरा था अनमेट मेडिकल ऑफ द नीड ऑफ द कंट्री। दूसरा था इनोवेशंस वर्सेस एग्जिस्टिंग थेरेपी। तो जो इनोवेशंस करो, अगर आप फीवर के लिए दवाई है तो नया फीवर के लिए और दवाई क्यों जरूरत है? आप नया ड्रग डेवलप करो, नया क्या उसमें कर रहे हो? तो इनोवेशंस वर्सेस एक्जिस्टिंग थेरेपी, अनमेट मेडिकल नीड ऑफ द कंट्री, रिस्क बेनिफिट एनालिसिस कि कितने रिस्क है। अब जो ट्रायल्स में अगर किसी जगह पे रिस्क हो गया, कहीं डेथ हो गई, तो यहाँ आप नहीं कर सकते हो। तो रिस्क बेनिफिट एनालिसिस के लिए 3 पैरामीटर दिया। कोई भी क्लिनिकल ट्रायल अप्रूवल होगा, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एपेक्स कमेटी को तीनों पैरामीटर में हर ट्रायल को चेक करना पड़ेगा। उसके बाद से एक दिन में 163 ट्रायल अप्रूव कर दिया था। ये हमने डाटा रिकॉर्ड किया था। तो वहां चलता था, आप जाइए, आप बैग लेके जाइए, अप्रूवल कराइए। तो वो पूरा एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं था, ड्रग इंस्पेक्टर्स नहीं थे, क्लिनिकल ट्रायल साइट्स की इंस्पेक्शन नहीं होती थी। 2017 या 18 में जयपुर में ग्लेनमार्क कंपनी ने क्लिनिकल ट्रायल किया। वहां चूरू डिस्ट्रिक्ट के कुछ मजदूरों को बुलाया वहां के हॉस्पिटल में और वहां आके बोला कि आपको हम हॉस्पिटल में काम के लिए ले जा रहे हैं।
500 रुपया दिहाड़ी मिलेगी। वहाँ ले गए उनको और वो उन पे जाके जो मजदूर वर्ग के थे, दलित फैमिली के लोग थे, उन पे ट्रायल कर दिया। तो ट्रायल करके वहां से एक को किसी को पता चला कि यार इंजेक्शन दे रहा है, वो बेहोश टाइप का हो रहा है, उसको समझ नहीं है। लोग वहां से भाग के रोड पे आ गए, तो लोग हल्ला किया, मीडिया को पता चला तो खबर पता चली। उसके बाद हम लोग गए तो पता चला, फिर बहुत प्रेशराइज हुआ। हम लोग चुरू गांव में गए, लोगों से बात किया, कंप्लेंट्स की। उसके बाद एक इंस्पेक्शन हुआ, इंस्पेक्शन में पाया गया, आप सोचिए कि 2 पेशेंट का एक ही नंबर पे 2 आईडी जनरेट हुआ था, उस पर ट्रायल में दिखाया। तो आप अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं ना पूरा ये। तो ऐसे कई उदाहरण है। पूना के हमारे पास केसेस हैं, इंदौर के हमारे पास केसेस हैं, भोपाल गैस विक्टिम्स पे ट्रायल्स हुई है, 22 लोगों की डेथ हुई है भोपाल में, तो डबल वर्नरेबल पॉपुलेशन पे हुआ है। हमारे पास हैदराबाद के केसेस हैं, कई सारे। फिर विक्टिम्स को हमने मोबिलाइज किया, ड्रग ट्रायल पीड़ित संघ हमने बनाई है और विक्टिम्स को हमने बोला यू हैव टू एम्पावर फॉर योर राइट्स। और ये पब्लिक डोमेन में हमने पैम्पलेट्स, पोस्टर, क्योंकि ये इशू सिर्फ मेडिकल टेक्स्ट बुक का नहीं है, ये पब्लिक डोमेन का इशू है। तो ये पूरा आप सोचिए कि एक तरीके से रायता फैला हुआ था सारे चीज को। कुछ चीजें हुई और फाइनली 2019 में न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 को ड्राफ्ट करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे। हम लोगों से सजेशन मांगा गया, हम लोगों ने पूरी अपनी ड्राफ्टिंग सजेशन दी है। उसमें से सरकार ने 50 to 60% माना है। अभी भी हमारी लड़ाई बाकी है क्योंकि कई सारे हमारे कंपोनेंट नहीं माने हैं। फॉर एग्जाम्पल रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे क्लैरिटी नहीं है। आप किसी प्रोजेक्ट को रिक्रूट करेंगे तो कैसे करेंगे? यूएस में तो ऐड दिया जाता है, ऐड देके लोग आते हैं। यहाँ तो आप बिना ऐड के कर रहे हो। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है या बाकी कंपनसेशन के जो गाइडलाइंस है उस पर क्लैरिटी नहीं है। हाउ टू यू डिस्कम विद दैट, तो उसमें सर्टेन एस्पेक्ट जो हमारा कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो जिसपे हम लोग बेसिकली अभी कोर्ट में अभी लड़ाई चल रही है हमारी, फिर से अभी हियरिंग थी। तो ये सारा एस्पेक्ट पे कुछ चीजें कोर्ट के कारण से ये पूरी चीज में ये सुधार हुआ है, मतलब एटलीस्ट लॉ हुआ है। कोर्ट ने कहा कि पहले हम ट्रायल को ठीक करते हैं, फिर जो लोगों के कंपनसेशन है उस एस्पेक्ट पे हम आए। बहुत शानदार है। जी, जी। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिकॉज़ आई हैव बीन इनटू द फार्मास्यूटिकल, आई कम फ्रॉम फार्मास्यूटिकल, वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। जब भी हम क्लिनिकल ट्रायल्स डॉक्टर्स को बताते हैं, तो वहाँ पर सब्जेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। एंड हाउ मेनी सब्जेक्ट इट हैज़ बीन डन, द क्लिनिकल ट्रायल फेज़ 4, फेज़ 3 की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर ये जो सब्जेक्ट हैं, जो इंडियन पॉपुलेशन को लोग यूज़ करते हैं, आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया, गिनी पिग, राइट? तो ये बताइए अमूल्य जी, इंडिया में आर वी रियली वेरी लीनियंट? बहुत हम लोग बिल्कुल कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, नॉर्म्स नहीं है, एज कम्पेयर टू द यूरोपियन कंट्री और अमेरिका की जब हम बात करें, यूएस एफडीए है, डीसीजीआई क्या बहुत लीनियंट है? क्या गवर्नमेंट को वास्तव में इसके लिए और ज़्यादा सख्त रूल, या हमारे यहाँ रूल ही नहीं है कुछ भी? जब कोई चीज़ हमारे संज्ञान में आती है, उसके बाद में हम सोचते हैं कि आप जैसे लोग कुछ लेकर के आते हैं मुद्दों को, तब गवर्नमेंट जागती है और सोचती है कि इसके बारे में कुछ करना है। देखिए, 3 चीज है इसमें। एक चीज है लॉ, दूसरा है लॉ का इन्फोर्समेंट एजेंसीज, और तीसरी बात है कि जहां जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वहां के इश्यूज क्या है। तो जब आप लॉ बनाते हैं तो लॉ इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि और लॉ के साथ साथ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी आपको साथ में रखनी चाहिए कि इन्फोर्समेंट कैसे हो। जैसे कितने क्लिनिकल ट्रायल इंस्पेक्शन होना है, ये तो सीडीएसओ को करना है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को। अब वो बोल रहे हैं हमारे पास ड्रग इंस्पेक्टर नहीं है, तो आपके पास अगर इंस्पेक्टर नहीं है तो इंस्पेक्शन कैसे करोगे? और तीसरी बात है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की। मेडिकल लॉ भी एथिक्स से जुड़ा हुआ है, यहाँ अनएथिकल प्रैक्टिस की। आप नहीं मानेंगे कि इंदौर के जो बेस्ट डॉक्टर थे, जिनका नाम है, जिन्होंने इकोनॉमिक ऑफेंसिंग की रिपोर्ट है मध्य प्रदेश सरकार की, जिसमें 6 डॉक्टर, डॉक्टर अपूर्व पुराणिक, डॉक्टर अनिल भरानी, डॉक्टर अशोक वाजपेयी जैसे लोग, पुष्पा वर्मा ना, हेमंत जैन, ये पीडियाट्रिशियन एक्सपर्ट्स, ये जो 6 बड़े डॉक्टर्स हैं, इन लोगों ने बेसिकली 5 करोड़ से अधिक रुपए कमाए क्लिनिकल ट्रायल से। ये इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की डिपार्टमेंट में इंक्वायरी चल रही है। कई सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इन्वॉल्व है, जो मोस्ट एथिकल डॉक्टर्स हैं ज्यादा इन्वॉल्व है। कई सारे अच्छे भी क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। हम लोगों पे आरोप लगा कि आप लोग जो है डेवलपमेंट के खिलाफ।